डियर स्टूडेंट, आज अपना जसवा चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो हम सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये इसका क्या होता है, प्रकाश केंद्र, और ये कोई मुख्य अक्ष हो गई। ये अपना क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब कोई प्रकाश किरण है, इस बिंदु से गुजरती है, जैसे यहाँ से गुजरी हो तो सीधी निकल जाती है। तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाता है, ओ से लिखते हैं अपन इसको। तो ये बिंदु ओ क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण आई और आर क्या होते हैं, बराबर। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तीसरा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। तो जल, कांच, प्लास्टिक। तो जल, कांच, प्लास्टिक, इन तीनों को प्रयोग लेंस बनाने में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी को नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, अपारदर्शी। और अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं दे सकते, तो लेंस नहीं बनेगा इससे। तो अपना ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है भाई, इन ऊपर जो निर्वात है इसमें। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक या अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक या अधिकतम। लेकिन इन तीनों में क्या होगा, तो इनमें देखो जल, वायु और कांच। तो जल, वायु, कांच में सबसे ज़्यादा सघन कौन सा है, कांच। तो सघन जो ज़्यादा होता है उसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा क्या करते हैं भाई, बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा देखने के लिए अपने को किसका प्रयोग करना पड़ता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब है सातवां, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। f बराबर क्या होता है, r/2। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ब। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ब। अगला है आठवां, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश की भौतिक राशि कौन सी अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती। आवर्ती है वो चेंज नहीं होती। अपवर्तन की प्रक्रिया में सिर्फ क्या चेंज होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य चेंज होता है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण होता है, इसमें अपन वस्तु को कहीं भी रख लेंगे, कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु जितनी दर्पण से दूरी पे है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है। जैसे ये अपनी वस्तु रखती ए, तो इसका प्रतिबिंब ए सीधा ही बना। ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर पे था, तो ये भी कितनी दूरी पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है आर, कितनी देर की भाई, 50। तो फोकस दूरी एफ की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी एफ है वो आर की क्या होती है, आधी। तो 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 25। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो पी बराबर 1/f। एफ का मान क्या भाई, 1 मीटर है, तो 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों में 1 और 1 -1 दे रखा है। तो बात करते हैं उत्तल लेंस में क्या होती है, प्लस होती है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अगर यहाँ अवतल लेंस होता तो क्या आ जाता, ए, ऑप्शन ए आ जाता, -1 आ जाता। अब अपना अगला क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो P बराबर क्या होता है भाई, 1/f होता है। तो यहाँ पे जो 4D दे रखा है वो P का मान दे रखा है, तो P की जगह हम 4 लिख देंगे, 1/f। अब f का मान निकालना है तो f को 4 की जगह ले जाएंगे और 4 को f की जगह। तो 1/4 का मतलब 0.25 होता है। ये मीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये मीटर में। तो सेंटीमीटर दे रखा है तो 25 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वाहनों के पश्च दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो पश्च दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पश्च दर्पण में किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है भाई, सीधा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, इसका अधिक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है,
यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? तो हमने पढ़ा था f बराबर क्या होता है भाई, r/2। तो f का मान 12 है तो 12 की जगह 12 लिख लो, r बराबर 2। तो 2 को 12 से वज्र गुणा करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो अपना ऑप्शन ए आ जाएगा। 15 का है भाई, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट, वाहनों की जो हेडलाइट है इसमें किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है भाई, समांतर करता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? समांतर कर देता है। अवतल लेंस में के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के जो लेंस है, यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? एक तो सीधा बनता है और एक आभासी बनता है, सीधा और आभासी। अवतल लेंस, और दूसरा दर्पण की बात करें तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा और आभासी बनता है। 17 का क्वेश्चन है, डायप्टर किसका मात्रक? तो डायप्टर फोकस दूरी का मात्रक तो मीटर होता है बेबी, और मीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर। तो डायप्टर किसका मात्रक होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन, तो हमने पढ़ा था I बराबर क्या होता है? R। तो 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 19 का सवाल है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, जैसे अपना दर्पण ले लिया हमने, और ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। इसके समांतर आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किससे गुजरेंगी? मुख्य फोकस से गुजरेंगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? फोकस। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं भाई? गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। किस में करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट या अग्रदीप में, हेडलाइट या अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पथ से विचलित होना। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हमेशा क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन, अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण जाती है, और परावर्तन में प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। ध्रुव और वक्रता के अंदर को मिलाने वाली, तो ध्रुव और वक्रता, तो ये जैसे दर्पण है और दर्पण के अंदर ये कौन सा बिंदु होता है? ध्रुव होता है, और ये क्या होता है? सी। ध्रुव और सी को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? वो मुख्य अक्ष कहलाती है। जल में सिक्का ऊपर उठा हुआ, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है, तो वह प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या होगा भाई? जो सिक्का है पानी के अंदर है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सोलर दर्पण में किसका प्रयोग करेंगे भाई? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर, क्योंकि जो सोलर कुकर है प्रकाश की किरणों को क्या करता है भाई? इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा कौन करता है? प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण करता है। किसी लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है भाई? 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/, और f का मान किस में लेते हैं भाई? मीटर में लेते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से जो सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा भाई आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और तो सीधा। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अपना 31 का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण? सीधा और आवर्धित, तो अपन कौन सा दर्पण होता है वो? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? सीधा और आवर्धित। एक स्थिति आती है, बाकी हमेशा नहीं होता है ऐसा। जबकि प्रतिबिंब सीधा और छोटा प्राप्त करना है, सीधा और आभासी प्राप्त करना है और छोटा, तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं भाई? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। लेकिन ये सीधा बोल रहा है और आवर्धित प्रतिबिंब बोल रहा है,
तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस काम में लेते हैं। गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है? गोली दर्पण का सूत्र होता है भाई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस सूत्र की बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जाता है? दूर स्थित, तो देखो इसमें दूर कोई इमारत है उसका प्रतिबिंब देखना है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान है। तो जैसे लंबवत आपतित होगी तो यहाँ पे अभिलंब भी होता है, तो इसका जो कोण है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 0। और अपवर्तन कोण का आपतन कोण का मान भी 0 होता है और परावर्तन कोण का मान भी क्या होता है? 0 होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 15। बिंब को लेंस से कितनी दूरी रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के बराबर बनता है? तो लेंस के अंदर हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब ये क्या होता है? अपना प्रकाश के अंदर होता है, और ये f1 और ये 2f1, तो इधर f2 होता है और इधर 2f2 होता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बनता है? जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2f1 पे रखी हो। तो f1 का मान कितना दे रखा है यहाँ? 15। तो 2f1 का मान कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो ऑप्शन अपना ए आ जाएगा। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान, प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल, इसका अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। किरणों को अभिसरित करने वाले लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसरित का मतलब इकट्ठा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं उसको? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी एफ है वो किसकी आधी होती है? आर की। तो 2 का हम क्या दे देते हैं? बार। तो ये अपना एफ बराबर क्या आ जाएगा? r/2 आ जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह है अभिलंब से, तो किससे दूर हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास की ओर झुकती है। प्रतिबिंब में खाली स्थान दे रखा है भाई, में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा और उल्टा, तो कौन सा दर्पण आ जाएगा भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? एक तो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बन जाता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का कोण आवर्तन एक तरफ से होता है। तो पीछे से देखने के लिए दर्पण का आवर्तन एक तरफ से होता है, तो कौन सा हो जाएगा? वो उत्तल दर्पण। तो प्रश्न थोड़ा ठीक कर लेना इसको। वाहनों के जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण, कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो उत्तल दर्पण में काम में लेते हैं। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? प्रकाश की उपस्थिति। अपना एक क्वेश्चन था, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्तन 1 से कम होता है। किससे कम होता है? 1 से कम होता है। वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसा था, इसको थोड़ा दोबारा से आप ठीक कर लेना। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये तो हमने बार बार पढ़ लिया। एफ बराबर क्या होता है भाई? r/2, या r बराबर 2 × f भी लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की या मोटर गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश की किरण है वो परावर्तित होकर शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, जिससे कि दूर तक का रास्ता अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है भाई? समांतर करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है, समांतर करता है, इसलिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वाहनों के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और इससे क्या होता है? ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, तो एक तो शेविंग दर्पण और दंत चिकित्सक, और इसका प्रयोग हेडलाइट में भी करते हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई? ध्यान से समझें। तो किसी दर्पण द्वारा बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, उसको जो आवर्धित करने की जो क्षमता है वो दर्पण की क्या कहलाती है? आवर्धनता कहलाती है। अब आता है दर्पण की आवर्धनता का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। तो सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस v बटे u भी लिख सकते हैं। v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, u क्या होता है? बिंब दूरी। 7वां क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपवर्तनांक किन पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, माध्यम का घनत्व और माध्यम प्रकाश का रंग, तीनों पर निर्भर करता है। तो अपन ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? एक तो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है भाई? प्रकाशिक केंद्र दर्पण का वह लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण है वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो क्या लिखेंगे? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के ही सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तन हुए यानी बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है, क्या कहलाती है? प्रकाशिक केंद्र। इसको अपन ओ से लिखते हैं। फोकस दूरी क्या कहते हैं भाई? लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है और जो इसका मुख्य फोकस है, लेंस का प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। लेंस सूत्र क्या होता है भाई? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किसका होता है? दर्पण सूत्र का होता है। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? लेंस की शक्ति होती है लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद मेरे को लगता है छोटे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ें, समझें। थैंक यू।